मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अध्याय 3 पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है आनुवंशिकी। तो देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं आनुवंशिकी किसे कहते हैं। जैसे पाठ का नाम है, इसका अर्थ क्या होता है आनुवंशिकी। तो देखिए क्या बताया जाता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो शाखा क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। किस किस का अध्ययन है, एक तो सजीवों के लक्षणों, सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता और किसका अध्ययन हो, वह विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी का शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। कि आनुवंशिकी जो ये शब्द है इसका सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो बेटसन नामक वैज्ञानिक ने आनुवंशिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है। अब इसके बाद में अंग्रेजी भाषा देखते हैं। आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं, जैसे आपको बताया गया है आनुवंशिक लक्षण। तो देखिए क्या बताया जाता है कि सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया के दौरान जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। कि सजीवों में लैंगिक जनन क्रिया, कौन सी, लैंगिक जनन क्रिया के दौरान जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार एक नाम आएगा वंशागति। क्या आएगा, वंशागति। पता भी चलता है इससे नाम से वंशागति कि वे लक्षण जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, वंशागति कहलाती है। तो यदि पूछ लिया जाए आनुवंशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो जनक पीढ़ी से, इससे जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी में संचरण होना, कि जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जो संचरण होता है वो क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक महान वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने आनुवंशिक से संबंधित कुछ प्रयोग किए और उनसे संबंधित कुछ निष्कर्ष निकाले और नियम बनाए, जिन्हें मेंडलवाद के नियम से जाना जाता है, मेंडल के नियमों से जाना जाता है। सर्वप्रथम तो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, वो देखिए कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। क्या प्रश्न बनेगा, आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं। आनुवंशिकी का जो जनक है वो कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। एक चर्च में पादरी थे, इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर अनेक मटर के पादप उगाए और उनसे विभिन्न
आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित करके अध्ययन किया तथा कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए और उनके आधार पर कुछ नियम प्रतिपादित किए जिन्हें मेंडल या मेंडलवाद के नियमों से जाना जाता है। ठीक है ना। ध्यान रखना, इन्होंने कौन से पादप पर अध्ययन किया था? तो पादप कौन सा था जिस पर इन्होंने अध्ययन किया था? उदान मटर का पादप, उदान मटर। इस पादप पर क्या किया था? आनुवंशिकी से संबंधित जितने भी नियम बताए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने उस पर अध्ययन किया। ठीक है। तो देखिए, यदि आपको पूछ लिया जाए तो क्या कहा जाता है, यदि जीवन परिचय देखा जाए इनका, तो क्या कहा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम पादपों पर अध्ययन करके वंशागति से संबंधित कुछ नियम प्रतिपादित किए। ठीक है। और ये राष्ट्रीय के ब्रून शहर में एक चर्च थे, उसमें पादरी थे, तो वहाँ पर उन्होंने उदान मटर के क्या लगाए? पादप लगाए और विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए। अब देखिए, मेंडल की सफलता का कारण क्या था? मेंडल की सफलता के कारण मेंडल की सफलता के कारण जो उनको सफलता मिली तो किस प्रकार मिली, तो ये तो पता होना चाहिए उन्होंने कौन से पादप का चयन किया था प्रयोग के लिए। उदान मटर के पादप का चयन किया था। तो इसमें सफलता किस प्रकार मिली कि मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तो पहला कारण तो क्या था? एक ही समय में एक ही लक्षण का अध्ययन करना, एक ही लक्षण का अध्ययन करना। इन्होंने एक ही लक्षण पर क्या किया? सर्वप्रथम अध्ययन किया ना, एक ही समय में एक ही लक्षण पर क्या किया? वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कारण क्या था कि संकरण से प्राप्त जितने भी प्रयोग थे, संकरण से प्राप्त प्रयोग के आंकड़ों का सही विश्लेषण करना, सही विश्लेषण करना। ये संकरण से प्राप्त प्रयोग के जितने भी आंकड़े प्राप्त हुए उनको सावधानी पूर्वक, क्या लिखोगे? सावधानी पूर्वक सही विश्लेषण किया था उन्होंने। सावधानी पूर्वक सही विश्लेषण करना। तो एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा कि मेंडल ने अपने संकरण के प्रयोग से प्राप्त सभी आंकड़ों को सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया। और लास्ट बात थी महत्वपूर्ण कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर पादप का चयन किया। मटर पादप का चयन किया। तो देखिए, आपको दोनों में पूछा जा सकता है कि मेंडल की सफलता के कारण लिखिए। तो क्या कारण लिखोगे? एक ही समय में एक ही लक्षण का अध्ययन करना, संकरण से प्राप्त जितने प्रयोग थे उनके आंकड़ों को सावधानी पूर्वक सही विश्लेषण करना, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन किया।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनकर आता है कि मटर के पादप का चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो अगला जो क्वेश्चन है बनकर आ रहा है उससे संबंध देखिए। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार बनकर आ सकता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया। मटर के पादप का चयन क्यों किया। कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया। तो एक तो महत्वपूर्ण कारण था कि एक वर्षीय पादप होने के कारण इस पर अनेक पीढ़ियों पर अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला कारण क्या लिखेंगे, यह एक वर्षीय पादप होता है जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। क्या कारण था कि यह जो मटर का पादप होता है यह एक वर्षीय पादप होता है जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का क्या किया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है। फिर क्या बताया जा सकता है, इसमें संकरण आसानी पूर्वक किया जा सकता है। इस पादप में संकरण आसानी पूर्वक किया जा सकता है। दूसरा था कि इस पादप में संकरण से जो प्राप्त संततियां होती हैं उनको आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा कारण क्या था, कम स्थान पर अधिक संख्या में मटर के पादप लगाए जा सकते हैं। कम स्थान पर अधिक संख्या में मटर के पादप लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपको यदि पूछ लिया जाए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चयन क्यों किया, तो बता सकते हो यह एक वर्षीय पादप होता है जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार इस पादप में संकरण आसानी पूर्वक किया जा सकता है जिसके द्वारा क्या शुद्धता को आसानी पूर्वक देखा जा सकता है। और कम स्थान पर अधिक संख्या में मटर के पादप लगाए जा सकते हैं, इसलिए मटर के पादप का चयन मेंडल ने किया था। देखिए इसी संबंधित कुछ परिभाषाएं दी हुई है कि मेंडल का जो प्रयोग था उस पर दो वैज्ञानिक और हुए थे जिन्होंने अध्ययन किया, जिनका नाम क्या था, ह्यूग डी व्रीज। कौन थे? ह्यूग डी व्रीज
ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल मार्क्स, महत्वपूर्ण इनका योगदान था। ह्यूगो डी ब्रिज और कार्ल मार्क्स, और कई बार इनके साथ एक और वैज्ञानिक का नाम ले लिया जाता है, एरिक वॉन शेरमैक। एक और कौन थे? एरिक वॉन शेरमैक। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो मेंडल ने अपना प्रयोग किया था उसको विभिन्न प्रकार से, विभिन्न गतिविधियों से अध्ययन किया तथा मेंडल के नियम को पुनः प्रस्तावित किया या पुनः दर्शाया। कौन कौन वैज्ञानिक थे या पूछा जा सकता है कि मेंडलवाद ये पुनः खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? पुनः खोज इन वैज्ञानिकों ने की। तो कौन कौन थे? ह्यूगो डी ब्रिज, कार्ल मार्क्स, एरिक वॉन शेरमैक। ठीक है ना। इन तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों पर क्या किया कि पुनः अध्ययन किया, पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए पुनः नियम प्रतिपादित किए। ठीक है ना। और कुछ परिभाषाएं दी। तो परिभाषाएं कौन कौन सी थी? महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी। देखिए वो परिभाषाएं कौन कौन सी थी। देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले देखिए जीन। पहली परिभाषा क्या है? जीन एक नंबर कि वह इकाई जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करती हो। ठीक है ना। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता हो उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है, एक लक्षण को नियंत्रित करता है, जीन कहलाता है। जीन कहलाता है। तो आपको पूछ लिया जाए कि जीन किसे कहते हैं, ये जीन की परिभाषा लिखिए। वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और ये शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहानसन ने किया था। कि इस कारक को नाम जीन दिया था। तो किसने दिया था? जीन नाम देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम क्या था? तो जोहानसन ने सर्वप्रथम इस कारक को क्या कहा था? जीन कहा था। ठीक है ना। यदि जीन की परिभाषा पूछ ली जाए तो बता सकते हो वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? जोहानसन ने किया था। अब देखो युग्म विकल्पी। अगली परिभाषा अपनी युग्म विकल्पी। तो युग्म से पता चल रहा है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा होता है। मतलब क्या बताया जाता है? किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। कि कोई भी आपके पास लक्षण है उसमें दो विपरीत प्रकार के गुण होते हैं। ठीक है ना। जैसे आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है? यदि उसका दिमाग सही तरफ सही रास्ते पर चल रहा है तो वो महान पुरुष बन सकता है, और यदि विपरीत बुद्धि में चल रहा है
तो क्या है, भविष्य में जाकर क्या बनेगा आपको पता है, कुछ अलग प्रकार के ही कार्य करेगा तो समाज की क्या होगा, विरुद्ध होगा। ठीक है ना। तो कोई भी आपके पास युग्म विकल्प की परिभाषा पूछे जाए तो कोई भी लक्षण होता है उसमें दो प्रकार के गुण होते हैं, दो विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूपों को, युग्म विकल्पी कहते हैं। स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपने पादप उगाया, या तो वो जैसे लंबाई समय लेते हैं, या तो लंबा हो सकता है या बोना हो सकता है। तो दो ही गुण होते हैं, या तो लंबा या बोना। ठीक है ना। इसी प्रकार जैसे बीज लेते हैं, या तो बीज गोल होगा या जोड़ीदार होगा। तो एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत जो स्वरूप होते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे पादप की लंबाई संबंध दे सकते हो, पादप की लंबाई संबंध जीन के दो स्वरूप क्या होंगे, या तो पादप की लंबाई से समझ लेते हैं तो या तो लंबापन होगा, जो पादप है वो लंबा हो सकता है, या क्या होगा, बोना। तो एक ही जीन में दो गुण समाहित होते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है, युग्म विकल्पी कहा जाता है। कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपरीत स्वरूप को क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पादप का लंबापन या बोनापन। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा इसी से संबंधित है, समयुग्म जी। समयुग्म जी, तो देखिए समयुग्म जी किसे कहेंगे, है युग्म से संबंधित है कि एक लक्षण नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या हो, एक समान हो। क्या हो, दोनों स्वरूप एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्म जी कहते हैं। तो इससे संबंधित परिभाषा इसी से बना सकते हो, जब किसी लक्षण को, नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप एक समान हो, समयुग्म जी कहलाते हैं। समयुग्म जी कहलाते हैं। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या हो, एक समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्म जी कहते हैं। जैसे यदि पादप शुद्ध लंबा हो, यदि पादप क्या हो, लंबा हो, शुद्ध लंबा, तो उसके लिए जो संकेत लिखे जाएंगे वो दोनों कैपिटल टी के रूप में होंगे कि शुद्ध लंबा है और दोनों एक जैसे कैपिटल टी। ठीक है ना। ये लक्षण को दर्शाया गया है। और यदि आपके पास शुद्ध बोना हो, ऐसा पादप शुद्ध बोना, तो उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, स्मॉल टी द्वारा। यदि दोनों लक्षण एक समान हो
ठीक है ना, दोनों स्वरूप एक समान हो तो वो समयुग्म जी क्या आता है। इसी प्रकार एक नाम आएगा विषम युग्म जी, उसमें क्या होगा, दोनों लक्षण एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। एक और परिभाषा बनाती हैं विषम युग्म जी की। देखिए विषम युग्म जी तीसरी परिभाषा, सोचिए सीखी है विषम युग्म जी। तो इसमें क्या करेंगे, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप असमान हो, एक समान न हो, तो वो क्या कहलाते हैं, विषम युग्म जी कहलाते हैं। तो क्या लिखेंगे, देखिए जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप युग्म विकल्प भी बोल सकते हो आप, दोनों स्वरूप असमान हो, या युग्म विकल्प क्या हो, असमान हो, ये पादप क्या कहलाएंगे, विषम युग्म जी कहलाते हैं। विषम युग्म जी कहलाते हैं। और इस प्रकार की पादप के साथ लगता है अशुद्ध, क्या लगता है, अशुद्ध, जैसे अशुद्ध लंबा हो आपके पास, अशुद्ध लंबा पादप होगा तो उसके लिए लिखा जाएगा टी और स्मॉल टी। तो दोनों देखिए, दोनों लक्षण क्या है, असमान है या नहीं, दोनों स्वरूप क्या है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है। तो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों स्वरूप क्या हो, असमान हो, वो क्या कहलाते हैं, विषम युग्म ये कहलाते हैं, जैसे अशुद्ध लंबा पादप। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट परिभाषाएं बताएंगे इससे संबंधित। ठीक है, साथ साथ में देखते रहना। ओके, गुड बाय।